नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। ब्यूरोक्रेसी में परंपरा टूटी या यूं कहें कि नई परिपाटी शुरू हो रही है। बात ज्वाइंट सेक्रेटरी डीओपी आईएएस देवेंद्र कुमार के तबादले से जुड़ी है। डीओपी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के तबादले के बाद ब्यूरोक्रेसी में चर्चा छिड़ी है कि डीओपी A1 के पद पर रहे देवेंद्र कुमार का हुआ जोधपुर ट्रांसफर। जोधपुर विकास प्राधिकरण में आयुक्त के पद पर देवेंद्र कुमार का तबादला। इस तबादले के बाद चर्चा परिपाटी को लेकर तैयारियों में हो रही है। दरअसल ये एक अलिखित अघोषित परंपरा रही है। जो भी आईएएस ऑफिसर डीओपी A1 में ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, यहां से उसका तबादला किसी जिले के कलेक्टर के पद पर होता है। लेकिन लंबे समय बाद देवेंद्र यादव को जिले की नहीं सौंपी गई कमान, उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी से सीधे जोधपुर डेवलपमेंट कमिश्नर के पद पर लगाया गया। ब्यूरोक्रेसी में हुई चर्चा के दौरान कुछ लोगों का तर्क भी देखने को मिल रहा है। कुछ का कहना यह है कि यह नई परंपरा तो नहीं डल रही, तो कुछ अफसरों का कहना है कि ऐसी जगह जहां पहले अधिकारी उनके काम पर सवाल उठने के बाद नप चुके हैं, ऐसे में सीएम के गृह जिले में इंटेलिजेंट अफसर को भेजे जाने की भी चर्चा है। चुनावी साल में सीएम के गृह जिले में काम करते हुए हो सकती है चुनौतियां। आईएएस आईपीएस का यही रोमांच है, नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनका सामना करके अफसर अपने आप को साबित भी करते हैं। तो इस पूरे तबादले के बाद में अलग अलग तरीके की जो चर्चा है वो ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में हो रही है और हर कोई अपने अपने ढंग से इसको लेकर जो कयास है वो भी लगा रहा है कि आखिर जिस पद से इनका तबादला हुआ है वहां से अमूमन जिला कलेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जाती है, लेकिन पहली बार जोधपुर में डेवलपमेंट कमिश्नर के तौर पर इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि जोधपुर जेडीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम अशोक गहलोत का कल जालौर दौरा है। सीएम के दौरे को लेकर जन अभियोग निराकरण समिति के अध्यक्ष पुखराज पाराशर और जिला कलेक्टर निशांत जैन स्टेडियम पहुंचे और सीएम के कार्यक्रम को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दरअसल कल मुख्यमंत्री गहलोत स्टेडियम परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे, साथ ही विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। स्टेडियम में ही महंगाई राहत कैंप का आयोजन होगा। लाभार्थियों को सीएम कार्ड और पट्टे वितरित करेंगे। वहीं सीएम के दौरे को लेकर विभागीय अधिकारियों को तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जिसको लेकर अधिकारी अलर्ट है। इस दौरान एएसपी रामेश्वर लाल मेघवाल समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और कार्मिक भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जालौर जिले के दौरे पर रहेंगे और ऐसे में उनके दौरे को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम जो नेता हैं वहां के स्थानीय नेता वो और जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर का जायजा भी लेंगे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुखराज पाराशर भी यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। और जिला कलेक्टर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं जो कि स्टेडियम पहुंचे और यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री की यहां पर सभा भी होनी है, साथ में जो लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम है, महंगाई राहत शिविर का भी आयोजन यहां पर है। खबर अजमेर से है, जहां पर प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में एक बार फिर से आईफोन मोबाइल पहुंचने की खबर के बाद खलबली मच गई। ये नहीं, इस बार इस आईफोन के जरिए जेल की फोटो भी वायरल करने का मामला सामने आया है। ये फोटो जोधपुर की नादिया गैंग की हार्डकोर अपराधी रघुनाथ सिंह के रिश्तेदार को भेजी गई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। जांच में सामने आया कि सिक्योरिटी जेल में सीसीटीवी कैमरे की देखरेख करने वाले तकनीकी कर्मचारी अनिल द्वारा आईफोन जेल के अंदर ले जाया गया। कैमरे की जांच के नाम पर चल रहे इस खेल की जानकारी पुलिस के उच्च अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस सेंट्रल जेल पहुंची और उन्होंने आईफोन संचालित करने वाले अनिल को हिरासत में लेते हुए आईफोन को भी जब्त कर लिया। जब आईफोन से खींची गई फोटो के पीछे क्या मंशा थी, इसे लेकर पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस आरोपी अनिल से पूछताछ भी कर रही है। एक आईफोन के जरिए विचाराधीन बंदी रघुवीर सिंह, जो कि नादिया गैंग से है जोधपुर से, उसके परिजनों को एक फ़ोटो भेजा अंदर से हाई सिक्योरिटी जेल का और बंदी का, जिसको उसके ही परिजनों ने वायरल भी किया है। आदि रिपोर्ट दी और सूचना दी, जिस पर थाने से जाकर के वहाँ पे मोबाइल और उक्त जो कार्मिक है उसको कब्जे में लिया गया था
और उस संबंध में FIR दर्ज कराई है, जिसमें अनुसंधान चल रहा है। देखिए, पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि मीडिया में ये गलत जानकारी आ रही है कि जेल में किसी कैदी के पास से आईफोन बरामद हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है, किसी कैदी के पास से मोबाइल बरामद नहीं हुआ है। एक्चुअल बात ये है कि हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगाने का इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। उस इंस्टॉलेशन के जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें से किसी एक को हमने अलाउ कर रखा था। तो वो क्या है कि जो कैमरे लग रहे हैं उस फोटो को खींच के अपने अधिकारियों को अपडेट करते थे। अब गलती यहाँ हुई कि जिस बैरक का वो ले रहे थे उसमें बंदी थे और वो फ़ोटो है जो गलती से वायरल हो गई, और वायरल होने की वजह से हमने जिस काम के लिए उस कर्मचारी को अलाउ कर रखा था मोबाइल, उसके अलावा उसने उसका इस्तेमाल कर लिया, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसको गिरफ्तार किया गया है। भिवाड़ी पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा है। DST 2 भिवाड़ी, कोट कासिम और किशनगढ़ बास पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। अवैध हथियार रखने वाले बदमाश और तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। बदमाश हेमंत को 5 देसी पिस्टल और परमेश को 3 देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। बदमाश हेमंत पर कई संगीन केस दर्ज हैं। बदमाश अलवर, भिवाड़ी समेत आसपास के इलाकों में करते थे हथियार सप्लाई। बदमाश हेमंत उर्फ काला एवं परमेश उर्फ गैणा पर भी अनेक थानों में प्रकरण दर्ज है। हेमंत उर्फ काला पुलिस थाना खैरतल का है हिस्ट्री शीटर। भिवाड़ी पुलिस ने 2 बदमाशों को यहां पर दबोचा है और DST 2 भिवाड़ी जो टीम है, कोट कासिम और किशनगढ़ बास जो पुलिस है, उसने अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों को यहां पर पकड़ा है। 8 देसी पिस्टल भी दोनों के पास से बरामद हुई है। अलवर, भिवाड़ी समेत आसपास के इलाकों में ये बदमाश अपनी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। सुरोई सदर थाना क्षेत्र में सिंदरथ खेतलाजी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर सड़क हादसे का मामला सामने आया है। कांडला की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रॉले की चपेट में आने से बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पर सिरोही सदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना कर दोनों शवों को सिरोही अस्पताल में रखवाया है। हादसे के बाद मौके से आरोपी चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। टोंक जिले में देवली के राजमहल गांव में शराब को लेकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जहां देर रात एक युवक ने शराब पीने को लेकर दूसरे युवक के सिर पर नुकीले हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना का पता उस समय चला जब सुबह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजमहल के पास शव पड़ा हुआ मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची दूनी थाना पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और चंद घंटों में ही हत्याकांड का खुलासा कर दिया। तो आपको बता दें कि टोंक का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर और धौलपुर के बसेड़ी में फायरिंग की सूचना है। दिन दहाड़े 70,000 की लूट की वारदात हुई है। हथियार के दम पर वारदात को अंजाम दिया गया है। बसेड़ी पुलिस ने नाकेबंदी करवाई है। बसेड़ी थाना इलाके के दोपुरा चौराहे की पूरी घटना है। तो धौलपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है और धौलपुर के बसेड़ी में फायरिंग की सूचना मिल रही है। दिन दहाड़े 70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम हथियार के दम पर यहां पर दिया गया है और बसेड़ी पुलिस ने इस पूरी घटना के बाद में नाकेबंदी करवाई है। बसेड़ी थाना इलाके के दोपुरा चौराहे की पूरी घटना है। तो आपको बताएं कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है धौलपुर के बसेड़ी से। धौलपुर के बसेड़ी के अंदर फायरिंग की सूचना सामने आ रही है और 70,000 की लूट की वारदात को यहां पर हथियार के दम पर अंजाम दिया गया है। और भानु शर्मा हमारे साथ में हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। भानु, आखिर क्या कुछ पूरी जानकारी आपके सामने है? क्या पुलिस के हाथ कुछ अपराधी लग पाए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, बात करें तो बसेड़ी थाना क्षेत्र का जो दोपुरा रोड है वहाँ पर कुछ 3 से 4 बदमाश जो बाइक सवार थे, उन्होंने एक व्यक्ति से करीब 70,000 की जो लूट की वारदात को घटा दिया है। कि पीड़ित के द्वारा बताया जा रहा है कि वो अपने घर वापस जा रहा है, जिससे करीब 70,000 रुपए थे व मोबाइल थे। जिसको 3 बदमाश थे जो बाइक सवार थे, उन्होंने हथियार दिखाकर और पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने फायरिंग की, जिससे वो पीड़ित दहशत में आ गया। इसके बाद से जो तीनों बदमाश थे उनसे 70,000 रुपए का जो बैग था उसे छीन कर वहां से भाग गए। जिसके बाद से कहीं ना कहीं पीड़ित के द्वारा उनमें से 1-2 आरोपियों को पहचानिए। इसके बाद
पीड़ित ने संबंधित बसेड़ी थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस के द्वारा सीओ बसेड़ी के द्वारा नाकेबंदी कराई गई है। जो संबंधित जो आरोपी बताए गए हैं, इनके ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। जी चलिए भानु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। दुष्कर्म मामले के 3 आरोपियों को अलवर की पॉक्सो अदालत 1 ने 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 44,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन खान ने बताया कि 2020 में भिवाड़ी महिला थाना क्षेत्र की पीड़िता ने थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। क्या सड़क पर नहीं निकल रहे आरटीओ प्रथम के उड़नदस्ते? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जयपुर में 2 आरटीओ, एक टॉप पर और एक बॉटम में। ओवरलोड वाहनों पर सख्ती के लिए नॉर्थ ने निकाला है आदेश। 19 मई के आदेश में विभाग को सख्ती करने के निर्देश दिए गए। रोचक यह है कि मई में जयपुर के दोनों आरटीओ के रहे हैं अलग अलग रिजल्ट। आरटीओ द्वितीय के उड़नदस्तों ने बनाए ओवरलोडिंग के 275 चालान, और ये क्या, आरटीओ प्रथम में तो बन सके महज 50 चालान, जबकि ज्यादातर ओवरलोड वाहन आते हैं टोंक और दूदू से होते हुए। तो ऐसे में क्या उड़नदस्ते फील्ड में नहीं जाते, या फिर चल रही है कोई सांठगांठ? क्या मुख्यालय के अफसरों को समीक्षा में नहीं दिखता यह अंतर? परिवहन निरीक्षक संघ भी इस मुद्दे पर साधे हुए है चुप्पी। और काशीराम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। काशी, जो जिस तरीके से आंकड़ा सामने आया पहले और दूसरे आरटीओ का, तो इसमें तो अपने आप में इनकी कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी दीपक, बिल्कुल देखिए, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ 2 आरटीओ हैं जयपुर शहर में, और जो प्रथम है उसके चालान महज 50 हैं, और जो कि द्वितीय जो आरटीओ है उसके चालान हैं 275, यानी कि 5 गुना से भी ज्यादा चालान बनाए हैं जयपुर आरटीओ द्वितीय की टीम ने। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कर क्या रही है जयपुर आरटीओ प्रथम के जो उड़नदस्ते हैं, क्या वो वाकई में फील्ड में नहीं जा रहे हैं, या फिर किसी तरह की मिलीभगत चल रही है, सांठगांठ चल रही है, जिसके चलते कि ओवरलोड जो माफिया है उस पर कार्रवाई नहीं हुई। ओवरलोडिंग को लेकर हाल ही में जो मोर्थ है, यानी कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है, उन्होंने सख्त निर्देश जारी किए हैं कि ओवरलोडिंग को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाए, क्योंकि ओवरलोडिंग की वजह से ही ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, साथ ही सड़कों का नुकसान होता है, रेवेन्यू का नुकसान होता है, दूसरे लोग जो सड़कों पर चलते हैं उनकी जान जोखिम में जाती है, और साथ ही जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उनको भी राजस्व का नुकसान होता है, उनके भी जो टैक्स मिलना चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो इन सब का जो कारण है वो ओवरलोडिंग है, और उसी ओवरलोडिंग को रोकने में जयपुर, जो कि एक मिसाल बनना चाहिए जयपुर आरटीओ का प्रथम जो कार्य क्षेत्र है वो कार्य क्षेत्र भी ज्यादा है, साथ ही इस इलाके के जो दूदू है या साक्सू है या फिर ये टोंक वाला इलाका है, इस सब में ओवरलोडिंग की बहुत ज्यादा शिकायतें रहती हैं, और उसके बावजूद भी जब यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है, तो क्यों आरटीओ प्रथम के जो उड़नदस्ते वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उनके जो चालान है वो इतने कम क्यों हैं। जी चलिए काशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। तो काशीराम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि ये जो आंकड़ा सामने आया पहले और दूसरे आरटीओ का, प्रथम और द्वितीय का, उसके बाद में कई सवाल आरटीओ के भीतर खड़े हो रहे हैं इनकी कार्यशैली को लेकर। खबर अलवर से है, जहां पानी की मांग को लेकर नगर परिषद अलवर की पूर्व सभापति कमलेश सैनी सैकड़ों महिलाओं के साथ भवानी तोप चौराहे पर पहुंची और जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे चले घटनाक्रम के चलते सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना पर अरावली बिहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिलाओं से समझाइश की गई, लेकिन महिलाएं अपनी बात को लेकर अड़ी रही। रोड जाम करने महिलाओं का कहना था कि वार्ड 35 में मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पानी की टंकी लगवाई थी, लेकिन उसे दबंगों ने हटवा दिया। वहीं बड़ी मुश्किल से सांसद कोटे से टंकी स्वीकृत कराई गई है, लेकिन अब उसे क्षेत्र के दबंगों द्वारा स्थापित नहीं करने दिया जा रहा। इसे लेकर पूर्व में भी कई बार जलदाय विभाग और संबंधित थाना पुलिस में शिकायत दी गई, लेकिन दबंगों के दबाव में आकर दोनों ही विभाग सुनवाई नहीं कर रहे। सूचना पर नगर परिषद आयुक्त मनीष फौजदार मौके पर पहुंचे, लोगों से समझाइश की, तब जाकर आश्वासन के बाद लोगों ने जाम हटाया। कोई टंकी को रखने का विवाद है तो कम से कम इन लोगों को कोई जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि थे, उनको बताना चाहिए था पहले आके ऑफिस। उसके बाद आपको कोई करना है, प्रदर्शन करना है, कुछ भी करना है, करने का राइट है, लेकिन रास्ता जाम कर देना तो ये अवैधानिक है और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो कह दिया कि भाई बताओ आगे आप समस्या में समाधान करेंगे, इसका मतलब थोड़ी है कि रास्ता जाम कर दिया जाए, गलत बात है ये।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश के कांग्रेस सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ आज एक दिवसीय प्रवास पर प्रतापगढ़ पहुंचे। प्रतापगढ़ पहुंचने पर राठौड़ का सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से जोरदार स्वागत अभिनंदन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राठौड़ ने कहा कि उदयपुर संभाग में कांग्रेस को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। सरकार की नीतियों के प्रति लोगों की पूरी आस्था है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी यहां पर बेहतर प्रदर्शन करेगी। प्रतापगढ़ जिले का हमारा कार्यक्रम है, संगठन की समीक्षा का हमारा दौरा है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में अभी शामिल होंगे। वहाँ ब्लॉक कांग्रेस की हमारी तमाम कमेटियों के साथ भी रूबरू होंगे और मंडल स्तर पे जो हमारा संगठन का निर्माण पिछले कुछ महीनों में बन करके तैयार हुआ है, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ भी 1-to-1 मिलने का कार्यक्रम है। तो आज सारा दिन जो है संगठन की समीक्षा हम लोग करेंगे। राजसमंद में जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सांसद दिया कुमारी ने शिरकत की। सांसद ने विभागीय अधिकारियों को आहत को राहत पहुंचाने के साथ कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। दिया कुमारी ने बैठक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने, प्रत्येक गांव का विकास करने, भीषण गर्मी में राहत पहुंचाने के लिए पानी और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। राजपूत करनी सेना के तत्वाधान में कालवी संकल्प के तहत श्री राजपूत करनी सेना 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल भगवार वाहन रैली का आयोजन करेगी। श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने बताया कि आने वाली 4 जून को शाम 4 बजे 4 मांगों को लेकर गणेश मंदिर झूठवाड़ा से लेकर जलेबी चौक में करनी माता की आरती के बाद समापन इसका किया जाएगा। मकराना ने बताया कि रैली का आयोजन 4 मांगों को लेकर निकाली जाएगी। रैली 4 जून को 4 मुद्दों को लेकर श्री राजपूत करनी सेना शाम को 4 बजे जोटवाड़ा गणेश मंदिर से एक भव्य विशाल वाहन रैली का आयोजन कर रही है। 4 मुद्दों को हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें पहला मुद्दा है ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में जो विसंगतियां हैं उसको लेकर, जो कि पूरे देश में हम लोग कई दिनों से मांग कर रहे हैं, कई सालों से मांग कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा का परिणाम 90.49% रहा है। 10वीं में 9,41,857 छात्र पास हुए हैं। शिक्षा मंत्री ने सभी सफल छात्रों को बधाई देते हुए छात्रों के जीवन में प्रगति की कामना की। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा का परिणाम 90.49% रहा, जिसमें से छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 89.78 तथा छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 91.31 रहा। माध्यमिक एवं माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 5,58,853 छात्रों ने परीक्षा में बैठे थे। उसमें से 2,09,945 छात्र और 4,82,520 छात्राओं में से 2,12,253 छात्राएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई हैं। बानसूर के ग्राम बुटेरी की ढाणी सुदाखी में आज शहीद नायक दयाराम गुर्जर की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित हुआ। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, विधायक दीपचंद खेरिया, विधायक बलजीत यादव ने शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान आपको बता दें कि अतिथियों ने शहीद के माता पिता, बच्चों और परिजनों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री रावत ने कहा कि शहीद इस दुनिया में अमर हो जाते हैं, हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। ये हमारी सीमाओं पर खड़े होकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं, इन्हीं की बदौलत हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस दौरान मंत्री रावत ने राजकीय विद्यालय बुटेरी में शहीद दयाराम गुर्जर के नाम से एक कमरा और बरामदा बनाने की घोषणा की। तेलंगाना स्थापना दिवस पर सिरोही जिले के माउंट आबू स्थित राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तेलंगाना मूल के लोगों से संवाद किया। राज्यपाल मिश्र ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विविधता में एकता की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से राजभवन स्तर पर राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की पहल की गई है। उन्होंने तेलंगाना मूल के लोगों को स्थापना दिवस की बधाई भी दी।
बीकानेर में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बज्जू उपखंड की ग्राम पंचायत जग्गासर में 242 लाख रुपए की लागत से बनी पेयजल संवर्धन योजना लोगों को समर्पित कर दी। साथ ही राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जग्गासर में विधायक निधि कोष से 3 लाख रुपए की लागत से 222 टेबल कुर्सी विद्यालय स्टाफ को दी है। वहीं विद्यालय में पीएबी योजना के तहत 17,38,000 रुपए की लागत से निर्मित 2 कक्षों का उद्घाटन भी किया। भाटी ने 20 एसएमडी पेयजल योजना का भी शुभारंभ किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 4 जून को होगी वन्य जीवों की गणना। वाटर होल पद्धति से पूर्णिमा के दिन करवाई जाएगी ये गणना। हर वर्ष की भांति पूर्णिमा की चांदनी में रात में होगी वन्य जीवों की गणना। जयपुर में 4 जून को सुबह से गणना करेंगे वनकर्मी। इसके बाद अगले 24 घंटे यानी कि 5 जून को सुबह तक ये गणना होगी। वाटर पॉइंट पर पानी पीने आने वाले वन्य जीवों की गिनती होगी। जयपुर के डीसीएफ वन्य जीव कपिल चंद्रपाल ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं। तो 4 जून की सुबह से लेकर 5 जून की सुबह तक जो वन्य जीव है उनकी गणना की जाएगी और पूर्णिमा की चांदनी रात में वन्य जीवों की गणना होगी। जो भी पानी पीने के स्थल है वन्य जीवों के, वहां पर यह गणना की जाएगी। नदबई नगरपालिका में पट्टा प्रकरण में बड़ा घोटाला। आज कलेक्टर लोकबंधु नगरपालिका पहुंचे। खुद खंगाली जो अलमारी है वहां से पट्टों की फाइल एसडीएम जोगिंदर गुर्जर से मांगी फैक्चुअल रिपोर्ट। 3 दिन में पट्टों में गड़बड़ी की मांगी गई रिपोर्ट। कलेक्टर बोले आखिर क्यों नहीं दे रहे लोगों को पट्टा, जब राज्य सरकार देना चाहती है सभी को पट्टे। तो नगरपालिका प्रशासन किसके कहने पर लगा रहा है अड़ंगा। लोगों की पट्टे की पत्रावलियों को छुपाया जा रहा है क्या। ईओ और चेयरमैन की भूमिका की भी जांच होगी, ये कलेक्टर लोकबंधु ने कहा है। कलेक्टर लोकबंधु बोले सरकार की मंशा के अनुरूप करो काम, आमजन को मिले राहत, इसलिए लगाए जा रहे हैं महंगाई राहत कैंप। फिर भी जनता को हो रही है परेशानी, इसको नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में बर्दाश्त। मुख्यमंत्री गहलोत ने ऊर्जा की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए जयपुर में दफ्तरों में बढ़ोतरी की है। दरअसल डिस्कॉम के क्षेत्राधीन नवीन सर्किल डिवीजन, सब डिवीजन, सब ऑफिस, कार्यालय खोलने के संबंध में बजट में घोषणा की गई थी। राज्य सरकार से स्वीकृति के बाद जयपुर डिस्कॉम में 3 नए सर्किल, 2 नए डिवीजन, 3 नए सब डिवीजन और एक सब ऑफिस कार्यालय बनाए गए हैं। इस संबंध में जयपुर डिस्कॉम ने आदेश जारी कर दिया है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक आर.एन. कुमावत ने बताया कि इसके बनने से जयपुर डिस्कॉम के विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल पाएंगी। और आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।